हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर। जैसे कि आपको पता है, प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाए हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 40 रहेगा। तो चलिए जी, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। और ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में 2015 में पूछा गया था। मध्यकालीन भारतीय राज्य और वर्तमान क्षेत्र के आधार पे आपको मैच करना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा। जब हम बात करते हैं चंपक की, तो ये चंपक मध्य भारत में नहीं है, तो फिर ये कहाँ है? ये तो जी आप कहेंगे चंबा में है। और चंबा कहाँ का क्षेत्र है? तो ये तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है चंबा। तो आपका पहला जो कथन है वो मैच नहीं हो रहा है। जब हम बात कर रहे होते हैं दुर्गुर की, तो ये जो दुर्गुर है ये आपका जम्मू में है। जम्मू यानी कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। तो ये पॉइंट बिल्कुल मैच हो रहा है। दूसरा पॉइंट, फिर आ जाइए तीसरे पॉइंट को जानने के लिए। कुलूत, कुलूत कहां पर है? ये तो कुल्लू में है, कुल्लू। और कुल्लू कहाँ है? ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो ये भी आपका मैच नहीं हो रहा है। कुलूत मालाबार में नहीं है। तो केवल इसमें दूसरा जो कथन है वही ठीक रहेगा, केवल दो। तो जब हम बात कर रहे हैं लगभग 9th सेंचुरी की, 9th सेंचुरी में हिमालय की तलहटी में कुछ पहाड़ी राज्यों का उद्भव हुआ। पहाड़ी राज्यों का उद्भव हुआ और यहाँ इन पहाड़ी राज्यों के बीच में लड़ाइयां होती रहती थी और ये एक दूसरे के साथ में लड़ते रहते थे। इसी प्रकार ये लड़ाई का मैदान बना रहा। फिर भी लड़ाइयों के बावजूद इन्होंने अपनी पहचान बनाई रखी। जैसे हम कुछ राज्यों की बात करते हैं तो नाम आता है चंपक, है ना, चंपक। ये जो चंपक है ये कहां पर है? चंबा, हिमाचल प्रदेश में। और जब बात करते हैं हम दुर्गुर की, ये दुर्गुर भी है जम्मू में। कुलूत की बात करते हैं, कुलूत ये कहाँ है? तो ये आपका कुल्लू हिमाचल प्रदेश में। एक नाम आता है त्रिगर्ता, ये कहाँ है? जालंधर, और ये क्षेत्र पंजाब में पड़ता है। कुमाऊं की बात करते हैं तो ये कुमाऊं भी 19 राज्यों में से एक है। वर्तमान हिमाचल के अंतर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों में जिन राजवंशों का शासन रहा वे ऐतिहासिक ग्रंथों में पंजाब की पहाड़ी रियासतों के नाम से जाने गए। चंबा, जिसे हम क्या बोलते हैं? चंपक, है ना, ये पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पहाड़ी रियासतों में से एक रही है। ठीक है, चंपक, जिसे हम चंबा के नाम से जानते हैं। और जब हम बात कर रहे होते हैं कुल्लू की, कुल्लू वर्तमान में हिमाचल प्रदेश का जिला है और इस कुल्लू को पहले क्या बोला जाता था? कुलूत बोला जाता था। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले का प्राचीन नाम है। और आपने एक चीनी यात्री का नाम जरूर सुना है जिसका नाम है हवेन स्वांग। हवेन स्वांग, जिसे चीनी यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और ये चीनी यात्रियों का राजकुमार हर्षवर्धन के समय में भारत में आया था। वर्धन वंश के सबसे शक्तिशाली राजा हर्षवर्धन, उनके समय में ये आया था हवेन स्वांग। इस हवेन स्वांग ने कुलूत स्थान का वर्णन अपने यात्रा वृतांत में किया है। पहाड़ी रियासतों में एक और भी महत्वपूर्ण, जैसे दुर्गर की हम बात कर रहे हैं, ये जम्मू रियासत में आता था। और जब बात करते हैं ये कौन सी नदियों के आसपास है, तो झेलम नदी और रावी नदियों के मध्य की जो रियासतें थी उसी के अंतर्गत ये क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो ये भी आपका क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, 2018 की बात है। तो इसमें से बताएंगे कौन सा रहेगा ऑप्शन। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ना, मैत्रेय, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। जब हम बात करते हैं पाली परंपरा की,
तो पाली परंपरा यानी कि पाली भाषा जो विकसित हुई थी 6ठी सदी ईसा पूर्व में। तो जितने भी हमें बुद्धिज्म के पुराने स्रोत मिलते हैं, पुराने लिटरेचर मिलते हैं, वो पाली भाषा में ही लिखे हुए मिलते हैं। तो उस पाली परंपरा के अनुसार जो मैत्रेय है ना, यही मैत्रेय भावी बुद्ध के रूप में जाने जाती हैं, भावी बुद्ध के रूप में जाने जाते हैं मैत्रेय। और इस परंपरा में ये मान्यता है कि इनका जन्म तब होगा जब मनुष्यों का औसत जीवन काल 84,000 वर्षों का होगा। तो ऐसी परंपरा हमें पाली परंपरा के तहत देखने को मिलती है। तो ये आपका 2018 में पूछा गया था। जब हम बात कर रहे होते हैं बुद्ध धर्म की, तो इसके जनक कौन माने जाते हैं? महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध। और जिनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है ना। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति इनको निरंजना नदी के किनारे हुई, निरंजना नदी के किनारे। और कौन से पेड़ के नीचे? तो आप कहेंगे पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इस पीपल के पेड़ को क्या बोला जाता है? बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। कौन सी जगह पे है ये? तो जिस जगह पे है उसका नाम है बोध गया। बोध गया कहाँ पे? बिहार में। तो आप ये कह सकते हैं बिहार के बोध गया नामक स्थल पर बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इनकी मृत्यु कब हुई? यानी कि महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। और पहली बौद्ध संगीति का आयोजन भी 483 ईसा पूर्व में किया गया था, राजा अजात शत्रु के समय में, जो हर्यक वंश के दूसरे राजा थे, जिनको कुणिक के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के समय में राजगृह राजधानी में ये पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। चलो जी, अब हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। तो आप ये क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया था? जल्दी से बताएं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। ये वही दिन है जिस दिन हमारे भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान लागू हो जाने से हमारा भारत गणतंत्र भारत बना। और इस गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी दिन यानी कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, उसी दिन हमने हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अपना लिया। तो जब राष्ट्रीय चिन्ह की बात करते हैं, यहां पर देख लीजिए, ये है मूल सारनाथ स्तंभ अभिलेख। सारनाथ स्तंभ अभिलेख महाराजा अशोक से संबंधित है। अभिलेख मौर्य वंशी सम्राट अशोक से संबंधित ये सारनाथ स्तंभ अभिलेख हमें यूपी में मिला है। और इसी की ही एक प्रतिकृति यानी कि एक कॉपी हमने हमारे नेशनल एम्बलम के रूप में स्वीकार की हुई है। ये सारनाथ स्तंभ अभिलेख सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। जब हम इस मूल सारनाथ स्तंभ अभिलेख की बात करते हैं, तो इसमें 4 शेर हैं। एक का मुख पीछे है जो हमें दिखाई नहीं देता, तो हमें 3 शेर दिखाई देते हैं। इसकी ही कॉपी हमने हमारे नेशनल एम्बलम के रूप में स्वीकार की हुई है। और नीचे आप यहां देख पा रहे होंगे, एक घंटे के आकार के पदम के ऊपर एक चित्र वल्लरी में एक हाथी चौकड़ी भरता हुआ, एक घोड़ा, एक सांड, एक सिंह की जो हमें मूर्तियां उभरी हुई दिखाई देती हैं। तो और बीच में यहां पर क्या है? ये रहा अशोक चक्र। तो इसको हमने स्वीकार किया है। प्लस में इसमें हमें क्या स्वीकार किया हुआ है? सत्यमेव जयते। और ये हिंदी भाषा में है, यानी कि कौन सी लिपि में है? तो आप कहेंगे देवनागरी लिपि में हमने लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। और ये सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, ये हमें मुंडकोपनिषद से लिया है। मुंडकोपनिषद। ये तो चलो संधि कर रखी है, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा? मुंडक उपनिषद। कभी कभार इकट्ठा भी लिखा आ जाए मुंडकोपनिषद, तो भी आपको क्या है, इसमें घबराना नहीं है। तो जो इस नेशनल एम्बलम के नीचे
सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है और इसका मतलब क्या होता है, सत्य की हमेशा जीत होती है। चलो जी, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे आप कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा। तो जब हम बात कर रहे होते हैं हड़प्पा की, तो हड़प्पा जो है इसकी खुदाई का काम सबसे पहले शुरू हुआ था 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में। तो सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। और हमें यहाँ से किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, तो शवाधान के हमें साक्ष्य मिले हैं। और ये हड़प्पा वर्तमान में कहां पर है, तो ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो आप कहेंगे ये तो पंजाब डिस्ट्रिक्ट में है, पंजाब। और कौन सी नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे है ये, रावी नदी, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान। तो ये तो बात हुई हड़प्पा के बारे में। अब जैसे हम बात करते हैं लोथल के बारे में, लोथल से हमें किस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं, तो लोथल जो है वो हमारा कहाँ है, गुजरात में। और यहां से हमें गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं। और कौन से क्षेत्र में पड़ता है ये, खंबात की खाड़ी के पास में है ये, खंबात की खाड़ी के पास गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं। हमें यहाँ से इस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं कि हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कभी एक बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ था। यहां से हमें फारसी मोहरे मिली हैं, फारस जिसे वर्तमान में ईरान कहा जाता है, यानी कि उस समय हमारा ईरान के साथ व्यापार होता था, ये अंदाजा हम लगा सकते हैं। लोथल गुजरात में है और कौन सी नदी के किनारे, तो आप कहेंगे ये भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ। जब हम बात करते हैं कालीबंगा के बारे में, तो ये आपका कहां पर है, हमारे भारत के राजस्थान प्रांत में हनुमानगढ़ जिला पड़ता है। तो उस हनुमानगढ़ जिले में है ये हनुमानगढ़। और यहां से हमें किस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं, तो हमें यहां से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और कालीबंगा यानी कि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो काली प्लस में बंगा, काली यानी कि काला रंग और बंगा मतलब चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है ये। यहां से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो ये पॉइंट भी आपका हो गया कवर। और कौन सी नदी के किनारे है ये, तो आप कहेंगे ये घग्गर नदी के किनारे कभी बसा हुआ था। ये पॉइंट ठीक है। अब बच गया आपका कौन सा, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की जब बात की जाए तो इसकी खुदाई का काम कब शुरू हुआ था, 1922 में। किसके नेतृत्व में, तो राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में 1922 में मोहनजोदाड़ो की खुदाई का काम शुरू हुआ। यहां से हमें नर्तकी की मूर्ति मिली है। और ये कहां पर है, ये कौन से देश में है, तो ये भी आपका पाकिस्तान में ही पड़ता है। और पाकिस्तान में कौन सी नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत में ये हमारा मोहनजोदड़ो अवस्थित है। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अब इसको आपको सेट करना था, तो कौन सा इसमें ठीक रहेगा, A1 B2 A1 B2 C4 D3। जिन्होंने ऑप्शन टिक किया था थर्ड ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत ही बढ़िया। अब आप इनके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत महाकाव्य महाभारत का अनुवाद अकबर के शासनकाल में फारसी भाषा में किया गया, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। जब हम अकबर की बात करते हैं तो ये कौन, ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इसका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और ये तैमूर वंशावली के गुलाम वंश का तीसरा शासक हुआ। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का ये पुत्र था, नसीरुद्दीन हुमायूं का ये बेटा था। इसका टाइम पीरियड 1556 से लेकर 1605 तक का रहा। इस शासनकाल के दौरान इसने क्या किया था, एक नया विभाग बनाया था जिसे क्या बोलते हैं, अनुवाद विभाग। अनुवाद विभाग बनाया
इंग्लिश में कहें तो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। और किसके साथ मिलकर? तो इसके एक राजकवि हुआ करते थे, राजकवि फैज। तो राजकवि फैज की अध्यक्षता में अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिस विभाग के तहत इसने कई भारतीय ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। उसी श्रृंखला के अंतर्गत महाभारत का भी फारसी में अनुवाद किया गया और उसे क्या नाम दिया गया? रजमनामा। रजमनामा का मतलब क्या होता है? युद्धों की पुस्तक। तो उसका नाम रखा युद्धों की पुस्तक। और कई जो भारतीय ग्रंथ थे उनका फारसी में अनुवाद हुआ। तो जब हम बात करते हैं इस महाभारत का फारसी में अनुवाद किया किसने था, तो नाम आता है इसमें नकीब खां का, नकीब खां और अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी। और एक ये खुद हो गए जिनकी अध्यक्षता में अकबर ने इस विभाग की स्थापना की थी, यानी कि फैजी। तो फैजी, नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी और एक नाम और भी आता है शेख सुल्तान। इन सभी के प्रयासों से संस्कृत महाकाव्य महाभारत का फारसी में अनुवाद कर दिया गया। फिर जैसे हम बात करते हैं रामायण का भी फारसी में अनुवाद किया गया। और रामायण का फारसी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति कौन थे? अब्दुल कादिर बदायूनी। रामायण और सिंहासन बत्तीसी, सिंहासन बत्तीसी जो विक्रमादित्य से संबंधित है, तो इन दो ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो नाम आता है अब्दुल कादिर बदायूनी का। ठीक है, तो इस प्रकार। और अगर हम बात करें तो एक नाम और आता है, जैसे लीलावती की बात करते हैं, पंचतंत्र की बात करते हैं, तो लीलावती का भी फारसी में अनुवाद कर दिया गया। पंचतंत्र की कहानियां आपने सुनी होगी, उनका भी फारसी में अनुवाद कर दिया गया। किसके द्वारा? फैजी के द्वारा। तो इस प्रकार आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और फारसी में अनुवाद कौन कौन से ग्रंथों का किया गया? एक नाम आता है कालिया दमन। ये भगवान कृष्ण जी से संबंधित एक नाम है, ठीक है ना। कालिया दमन, कालिया नाग का दमन किया था कृष्ण जी ने, तो ऐसा ये ग्रंथ था। इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल ने। और अबुल फजल ने एक और फारसी में अनुवाद किया, किसका? बाबरनामा का। बाबरनामा किसने लिखी थी? तो बाबर ने लिखी थी। बाबर अकबर का दादा हुआ करता था। तो उस बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी, जिसका नाम क्या रखा? तुजुक ए बाबरी। और ये मूल रूप से किस भाषा में लिखी हुई थी अकबर के द्वारा? तो तुर्की भाषा में लिखी हुई थी। तो तुर्की से फारसी में अनुवाद किसने किया? तो नाम आता है अबुल फजल का। अबुल फजल एक अच्छे राइटर भी थे, एक खुद भी एक रचना लिखी जिसका नाम है आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी यानी कि अकबर का आईना, यानी आईने में शब्द दिखता है ना, तो इसमें अकबर के बारे में सब कुछ बातें लिखी हुई हैं और उसे क्या नाम दिया गया? अकबरनामा। तो अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा। इसी अबुल फजल ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था अकबर के टाइम पीरियड के दौरान। और एक नाम आपने जरूर सुना होगा, कल्लण। कल्लण ने एक रचना लिखी थी राज तिरंगिणी। राज तिरंगिणी में हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और ये मूल रूप से किसमें लिखी हुई थी? तो मूल रूप से कल्लण के द्वारा संस्कृत में लिखी हुई थी। इस राज तिरंगिणी का भी फारसी में अनुवाद कर दिया गया। और करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नाम आता है मौलाना शाह मोहम्मद शाहबादी। तो इस व्यक्ति के द्वारा राज तिरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया गया। तो ये अनुवाद विभाग के तहत कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं जो अकबर ने शुरू करवाया था फैजी के नेतृत्व में। तो चलिए जी, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। धर्मट की लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ना, औरंगजेब और दारा शिकोह, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत ही बढ़िया। ये बात है 1658-59 के आसपास की, जब दारा शिकोह और औरंगजेब एक दूसरे के सामने लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे।
तो जैसे हम बात कर रहे होते हैं शाहजहां के टाइम पीरियड की, शाहजहां ये जब गद्दी पर बैठा हुआ था तो मान के चलिए कि ये 1628 से लेकर 1658 तक गद्दी पर रहा। इस शाहजहां ने सोचा था कि इसका बेटा दारा शिको गद्दी पर बैठेगा और इसका मन भी यही था कि दारा शिको को गद्दी दे दी जाए, क्योंकि दारा शिको काफी पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति था और दारा शिको की सिखों के गुरुओं के साथ अच्छी उठ बैठ थी और दारा शिको को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि शाहजहां ने दे दी, शाह बुलंद इकबाल। तो शाहजहां ने दारा शिको को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि देते हुए अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जब पता लगा औरंगजेब को कि उसके भाई दारा शिको को उत्तराधिकारी बना दिया है, तो इसीलिए फिर क्या है, जो औरंगजेब है उसको गुस्सा आया और उसने अपने भाई के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो फिर दोनों की लड़ाई हुई जिसे हम कहते हैं धर्मट की लड़ाई। तो धर्मट के खुले मैदान के बीच में ये लड़ाई हुई थी। और जब हम बात करते हैं इस लड़ाई में दारा शिको के साथ में कौन थे, तो नाम आता है जसवंत सिंह राठौड़। तो जसवंत सिंह राठौड़ को भी हरा दिया था इसमें औरंगजेब ने, ठीक है ना। और औरंगजेब ने इसमें तोप खाने और बेहतरीन रणनीति में बढ़त हासिल करते हुए यह लड़ाई जीत ली थी। इस लड़ाई में दारा शिको की जो फौज थी उसकी बुरी हार हुई। परिणाम स्वरूप यहां से क्या है, इनको खदेड़ दिया गया। फिर दोबारा से एक लड़ाई आपको और दिखाई देती है, सामूगढ़ की लड़ाई, है ना। तो फिर 2-3 लड़ाइयां हुई थी दारा शिको और औरंगजेब के बीच में। फाइनली औरंगजेब ने क्या कर दिया, अपने भाई को पकड़ लिया और अपने भाई की हत्या करवा दी और खुद गद्दी पर बैठ गया और अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार की कहानी थी। यहां पर आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, छत्रसाल, ये एक वेब सीरीज है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, MX प्लेयर पे मिल जाएगी आपको। नाम ही है इसका छत्रसाल। जब आप मध्य काल में यानी कि मध्य भारत की यात्रा करेंगे तो वहां पर बुंदेला राजा हुए थे, छत्रसाल बुंदेला, जिन्होंने औरंगजेब का डटकर मुकाबला किया। उन्हीं से संबंधित है ये छत्रसाल। बहुत ही प्यारी आपको ये वेब सीरीज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। औरंगजेब के बारे में भी आपको समझने का मौका मिलेगा, छत्रसाल बुंदेला के बारे में भी जानकारी मिलेगी और इसी के साथ में छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के बारे में भी आपको इसमें जानकारी मिलेगी। तो उस समय क्या क्या राजनीतिक गतिविधियां थी, किस प्रकार से औरंगजेब अपने इस्लाम का प्रचार करना चाहता था, तो वो सारी की सारी बातें जो है इसमें देखने को मिलेगी। क्योंकि औरंगजेब क्या था, वो दार उल इस्लाम का समर्थक था, ठीक है, और वो एक सुन्नी मुसलमान था। उसका अंतिम यही था उद्देश्य कि सभी क्या है, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लें। इसी के चलते तो आपको पता है सिखों के 9वें गुरु को भी, सिखों के 9वें गुरु कौन थे, गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर को भी उसने इस्लाम धर्म कबूल करवाना चाहा था, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने क्या किया, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, जिसकी वजह से गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी औरंगजेब ने। और जहां पर इनका शीश कटवाया गया उस गुरुद्वारे का नाम क्या है, शीशगंज साहिब। शीशगंज साहिब कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ है जो अपना पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है ना, उसके पास में एक चौक पड़ता है, चांदनी चौक। तो उसी चांदनी चौक में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको ये गुरुद्वारा मिलेगा, जो इस बात की याद दिलाता है कि गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया, जिसकी वजह से औरंगजेब ने उनकी हत्या करवा दी। तो चलिए जी, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपका यूपीएससी में पूछा गया था एक बार, तो जल्दी से आप इसमें बताएंगे कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है आपको। प्रसिद्ध स्थान और उनसे संबंधित नदियों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो जल्दी से आप बताएं। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा 1 और 2, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। जैसे हम बात करते हैं पंढरपुर की, तो पंढरपुर ये एक धार्मिक स्थान है और ये चंद्रभागा नदी के किनारे बसा हुआ है, ये बात बिल्कुल ठीक है। कौन से राज्य में है, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र राज्य में शोलापुर जगह पड़ती है, वहां पर है ये।
धार्मिक स्थल चंद्रभागा नदी के किनारे। तो ये पॉइंट बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ये एक धार्मिक स्थल है। और मध्यकाल में जब हम बात करते हैं, ये पंढरपुर किसके लिए प्रसिद्ध था? तो विठल भगवान की पूजा होती थी, विठल स्वामी के मंदिर के लिए ये प्रसिद्ध है, विठल स्वामी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध स्थल है ये पंढरपुर। फिर जब हम दूसरे पॉइंट की बात कर रहे होते हैं, यानी कि तिरुचिरापल्ली, तो तिरुचिरापल्ली कहां पर है? तो आप कहेंगे ये भी कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है, लेकिन इसका राज्य का नाम अलग है। तो ये तिरुचिरापल्ली कहां पे है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ एक प्रसिद्ध स्थल। फिर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं हम्पी के बारे में। जो हम्पी है वो कहां पर है? तो ये आपका कर्नाटक में है, कर्नाटक में। तो ये कौन सी नदी के किनारे है? ये तो आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे है, तुंगभद्रा नदी। तो तीसरा पॉइंट गलत है, क्योंकि ये मालप्रभा नदी के किनारे नहीं है। हम्पी की जब बात करते हैं तो ये विजयनगर साम्राज्य के राजाओं की राजधानी रही थी बहुत लंबे समय तक। विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? हरिहर और बुक्का ने, दो भाई थे ये। इन्होंने अपने बाकी तीन भाइयों के साथ इस वंश की स्थापना कर दी, संगम वंश की। फिर संगम वंश के बाद में सुलु वंश आया, और सुलु वंश के बाद में तुलु वंश आया, और तुलु वंश के बाद में एक लास्ट वंश जिसे हम बोलते हैं अराविडु वंश, जिसे कारकोट वंश का भी नाम दे दिया जाता है। तो जो हम्पी है ना, ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कब तक रही थी? तो संगम वंश के समय में, सुलु वंश के समय में, और तुलु वंश के एंड तक ये रही थी। जब तक ये तालीकोटा की लड़ाई नहीं हुई, तब तक हम्पी ही विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तो लगभग बात है वो 1565 के आसपास की। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। तो हम्पी के बाद में राजधानी स्थानांतरित कर ली थी, ठीक है, अराविड वंश के संस्थापक ने। तो यहां पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है, हालांकि तुलु वंश के अंतिम राजा जब गद्दी पर बैठे हुए थे, जिनके समय में तालीकोटा की लड़ाई हुई, वही उन्होंने ही क्या कर लिया था, हम्पी को राजधानी से हटा दिया और नई राजधानी बना ली, और बाद में अराविडु वंश के समय में वो राजधानी रही। तो इस प्रकार हम्पी कभी इतना प्रसिद्ध क्षेत्र था, कभी इतना सशक्त, इतना समृद्ध था कि ये रोम को भी पीछे छोड़ दिया करता था। तो जिन्होंने ये ऑप्शन टिक किया होगा ना, उनका बिल्कुल ठीक है, बहुत ही बढ़िया बताया है आप सभी ने। और ये आपका क्वेश्चन यूपीएससी 2019 में पूछा गया था। ठीक है जी, तो चलो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। निम्नलिखित में से रिक्त स्थान मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं है। तो इसमें जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे, जो संबंधित नहीं है वो बताना है आपको। जिन्होंने लिखा होगा ना ऑप्शन डी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। संवाद कौमुदी, तो आपको पता है ये तो एक साप्ताहिक पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका। और इसका प्रकाशन कब शुरू हुआ था? 1821 में। और कौन सी भाषा में था ये? तो ये तो बांग्ला भाषा में थी, बांग्ला भाषा। तो संवाद कौमुदी का प्रकाशन बांग्ला भाषा में राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में हुआ, राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में। तो बाकी जो पॉइंट बच गए हैं, लीडर, अभ्युदय, हिंदुस्तान, ये मदन मोहन मालवीय से संबंधित हैं। यहां पर आप फोटो देख पा रहे होंगे, ये हैं हमारे मदन मोहन मालवीय, जिनको महामना की उपाधि दी गई थी, महामना। तो इनको महामना की उपाधि किसने दी थी? तो आप कहेंगे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने इनको ये उपाधि दी। और वह नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों के विचारधारा के नेतृत्व करते थे, यानी कि एक मध्यस्थता किस प्रकार से की जाती है, ये इनसे हम सीख सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में 2 बार अध्यक्षता की थी। एक अधिवेशन 1909 में हुआ था लाहौर में, उसमें अध्यक्षता की, और एक अधिवेशन 1918 में हुआ था दिल्ली में, उसमें भी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी। ठीक है। फिर जैसे हम बात कर रहे होते हैं
इनको एक उपाधि और दी गई थी, ठीक है, इसके अलावा, महामना के अलावा। तो जैसे हम बात कर रहे होते हैं इन्होंने और किस प्रकार की मतलब कार्य किए, तो इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो उद्घाटन किया, उसकी स्थापना की। बात है ये 1916 की। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी, तो आप कहेंगे मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में, ठीक है। सत्यमेव जयते शब्द को बहुत लोकप्रिय बनाया इन्होंने। अभ्युदय जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, अभ्युदय क्या है, तो ये हिंदी भाषा में आया करती थी और ये हिंदी साप्ताहिक पत्रकारिता है, पत्रिका, अभ्युदय पत्रिका हिंदी साप्ताहिक, ठीक है। और हिंदुस्तान टाइम के निदेशक मंडल के अध्यक्ष भी रहे। फिर इनको भारत रत्न से नवाजा गया मरणोपरांत। तो 2014 में इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना। चलिए जी, अब इन्हीं के नाम पे 2016 में एक एक्सप्रेस बनाया गया जो जाता है वाराणसी से नई दिल्ली। वाराणसी से नई दिल्ली जो एक्सप्रेस है ना, उसका नाम क्या है, वाराणसी नई दिल्ली महामना एक्सप्रेस। तो ये पॉइंट आपको इनसे संबंधित ध्यान में रखना है, ठीक है। 1861 से लेकर 1946 तक ये यहाँ इस धरती पर रहे। एक बेहतरीन भारतीय विद्वान, बेहतरीन राजनीतिज्ञ और शिक्षा सुधारक थे ये, ठीक है जी। तो इस प्रकार ये बिंदु आपको इनसे संबंधित ध्यान में रखने हैं। और आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, हम कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।